तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने रिवाइज किया था उसका फटाफट से यदि रिकॉलिंग कर दे फोर्थ लेक्चर्स के अंदर, तो हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बाद में जो लो एक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट्स थे जैसे कि मर्क्यूरी था, ओके, जो ऐसे लो कॉपर थे, इसको हमें अपने उसके ऑरे में से, उसके ऑक्साइड फॉर्म में से या सल्फाइड फॉर्म में से उसको अलग करने के लिए कौन से मेथड से अलग करते थे वो देखा था। बाद में हमने मिडल एक्टिविटी सीरीज में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेथड सीखा था। रोस्टिंग कैल्सिनेशन में याद हो तो रोस्टिंग में क्या करते थे बच्चों, सल्फाइड ओरे में से, सल्फाइड के फॉर्म में से उसको ऑक्साइड में, या कैल्सिनेशन में कार्बोनेट में से ऑक्साइड में से बाद में आप आसान से रिडक्शन मेथड से उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। बाद में सिमिलरली ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते थे कार्बन के साथ, जैसे कि मैंगनीज, आयरन, उसको हम एल्यूमिनियम के पाउडर के साथ गर्म करके उसका रिएक्शन करते थे, वो हमने देखा था। तो ये सारी चीज, ये सारी बात हमने लास्ट लेक्चर्स में समझाई थी। आज के लेक्चर्स में खाली दो ही छोटे छोटे टॉपिक बाकी बचे हैं। उसमें से फर्स्ट, यदि समझ लो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था याद हो तो लो रिएक्टिविटी सीरीज से। लो रिएक्टिविटी से बाद में मिडल पे आए, बाद में मिडल से हम आएंगे टॉप पे। तो टॉप पे कौन कौन थे, जैसे कि आपको पता हो तो रिएक्टिविटी सीरीज याद हो आपको, तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताऊं यदि, एक मिनट, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आप देख सकते हो ये हाईली रिएक्टिव है, ओके, KNaCaMg एल्यूमिनियम, ये मिडल वाले, और ये तो योर नॉन रिएक्टिव होते हैं तो इजीली फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। रिडक्शन करके इसको मिडल वाले को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना वो अद्वितीय है, यानी कि उसको अलग करना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए बच्चों। अब आसानी से वो तो अलग होने नहीं वाले क्योंकि हाई रिएक्टिव है। यदि किसी के साथ जुड़े हैं तो एकदम हाई रिएक्शंस के, हाई फोर्स से, हाई अट्रैक्टिव बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसको अलग करने के लिए वी हैव टू डू एन एक्स्ट्रा एनर्जी कंपेयर टू मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो नीचे वाले एलिमेंट है जिंक, Fe, लीड, CuHg, Ag, Au, उसके कंपेयर में हमें केना के माल के अंदर यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्यों? हाईली रिएक्टिव है। तो अब हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा एनर्जी किससे आप दे सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। बच्चों ध्यान रखो, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको हम आसानी से रिडक्शन नहीं कर सकते, उसको आसानी से और रिडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करेंगे बच्चों। क्या कौन सी प्रोसेस से अलग करेगी? इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ लिखा मेटल्स हाई ऑफ द रिएक्टिव सीरीज एज वेरी रिएक्टिव, जो ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है, उसको आप आसानी से कंपाउंड को हीटिंग करके या कार्बन के साथ प्रोसेस करके उसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन से तो ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो कार्बन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकेगा, इसलिए जनरली उसको हम इजीली अलग कर सकेंगे नहीं। जस्ट दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देयर कार्बन। ओके, कार्बन के साथ कंपेयर में उसके पास ज्यादा एनर्जी है। एंड दिस मेटल आर ऑब्टेन ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन। तो इसीलिए हमें इस टाइप के मेटल्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जरूरत पड़ती है बच्चों। एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जनरली ये सारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग होते हैं। दिस मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। अब बोलोगे सर ये कहाँ से सीखे हम, तो डोंट वरी, ये प्रोसेस यहाँ दी रखी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी, रिफाइनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। जनरली कॉपर के साथ रिएक्शन कैसे किया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको मैग्नीशियम है। अब बोलोगे सर कैसे सब कुछ पता चलेगा? देखो, कैथोड जो है नेगेटिव आयन है, आप देख सकते हो कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है नेगेटिव के साथ कौन अट्रैक्ट होता है? जनरली पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जब भी आप कैथोड के ऊपर रिएक्शन करो, कैथोड के ऊपर, कैथोड कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ कौन रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला रिएक्शन आप करोगे कैथोड के ऊपर, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के साथ कौन रिएक्ट करेगा? नेगेटिव। याद रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ कौन सा रिएक्शन होता है? पॉजिटिव वाला। क्योंकि जनरली समझ लो, लाइक एग्जांपल फॉर, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ओके, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ जो एलिमेंट्स है,
वो Na और Cl के फॉर्म में, Na प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म। अब NaCl उसके अंदर मिक्स था। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो Na और Cl अलग अलग हो गए, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन गए। अब ये जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव। समझ लो कि ये कैथोड है, तो ये जो Na प्लस निकला यहाँ से वो कैथोड के तरफ डिपोजिट होगा। समझ में आया? यहाँ इसलिए ये प्रोसेस होती है। और एनोड के ऊपर ये क्लोरीन नेगेटिव आयन की प्रोसेस होती है। क्लोरीन जो नेगेटिव होता है वो जनरली कहाँ जाता है, पॉजिटिव आयन यानी कि एनोड के साथ जाता है। यानी कैथोड के ऊपर आपको पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं और एनोड के ऊपर नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। सिमिलरली दूसरी प्रोसेस लिखी हुई यहाँ समझाई हुई है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जनरली कौन सा एलिमेंट, जैसे कि कॉपर, जिंक, ऐसे एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पहले तो चीज रिफाइनिंग है क्या। जो मेटल हमें मिलते हैं ना रिडक्शन प्रोसेस से, वो प्योर नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, दूसरे मेटल्स होते हैं, दूसरे मॉड्स होते हैं, दूसरी चीज होती है। अब उसको हम अलग करने के लिए सिंपल प्रोसेस है तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ आपने जो लिया वो इम्प्योर चीज थी। जनरली मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये कॉपर लिया, अब कॉपर नहीं था, ये कॉपर लिया आपने, कॉपर का मेटल का एनोड, कॉपर का रोड लिया, लेकिन कॉपर के साथ दूसरे काफी सारे इम्प्योरिटी थी, सैंड, पाउडर, मटेरियल, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड 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 ऐड हुआ था। अब ये सारे चीज जो है जब यहाँ से कॉपर में से कॉपर प्लस अलग होता है तो उसके साथ ये खाने लगता है, यानी कि खोने लगता है। यहाँ से उसके जो बॉन्ड थे ना, वो पहले क्या था, कॉपर के साथ दूसरा कोई चीज, जैसे कि समझ लो कि मैं क्लोरीन बता दूं, तो क्लोरीन हाईली अट्रैक्टेड था और कॉपर क्लोराइड के फॉर्म में मिक्स हुआ था। अब यहाँ से कॉपर हट जाएगा तो क्लोरीन क्या बचेगा, सिंगल। अब वो सिंगल क्लोरीन यहाँ चिपक नहीं सकता, क्योंकि ये जो एक साथ एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे बॉन्ड से, और वो बॉन्ड ही नहीं रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लाइक एग्जांपल फॉर, समझ लो कि एक चीज है, एक मेटल है। अब दोनों को मैंने क्या किया, चिपकाया, किससे, कोई गम से। अब समझ लो कि ये बी ही नहीं रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा ए। सिमिलरली यहाँ ऐसी चीज होती है, प्योर मेटल जैसे ही कॉपर अलग हुआ, इसमें से जो भी इम्प्योरिटी थी वो यहाँ आने लगेगी, स्टार्ट हो जाएगी आने। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सारी जो इम्प्योरिटी यहाँ आ गई, अब उसको अलग निकाल सकते हो। अब क्या हुआ पता है आपको, ये जो प्योर कॉपर है ना वो यहाँ अट्रैक्ट हो गया, कहाँ, इस साइड पे, यहाँ प्योर अट्रैक्ट कॉपर आ गया और इसमें से इम्प्योरिटी निकल गई। तो इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करके कोई मेटल्स को रिफाइन करते, प्योरीफाई करते। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बोलो क्लियर हुआ, राइज योर हैंड यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो। वेरी गुड। तो क्या है वो समझते हैं। मैनी मेटल सच इज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, गोल्ड, ये सारे जो होते हैं ना उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो। ओके, जो कीमती चीज है, जो इजीली अलग नहीं होते, ऐसे टाइप के मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, इम्प्योर मेटल्स जो है उसको हम एनोड बना देते हैं, जैसे कि एनोड था, यहाँ क्या था, इम्प्योर मेटल, सॉरी इम्प्योर मेटल, और जो प्योर था उसको हम कैथोड बना देते हैं। प्योर जो होता है उसको हम कैथोड बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्योर मेटल है कैथोड। पहले ये पता चल गया है, इम्प्योर को एनोड और प्योर को कैथोड, पीसी ए आई ऐसे याद रख सकते हो आप अपने हिसाब से। प्योर मेथड, प्योर मेटल को कैथोड, इम्प्योर को एनोड बना दो। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी बीच में नीचे, और जो प्योर मेटल्स था वो यहाँ चिपक जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी प्योर था और उसके ऊपर चिपक जाएगी सारी चीज। यहाँ लिखा है देखो, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल्स, सॉरी aperture is set up, आपको फिगर देख लिए, on passing the current through the electrolyte pure metal from the anode dissolved into electrolyte। अंदर से क्या होता है, प्योर मेटल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट से डिसोल्व हो जाता है। Pure metal from the anode dissolved into electricity. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte
इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जितना यहाँ नीचे हुआ इसी हिसाब से यहाँ भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। soluble impurity go into solutions whereas the insoluble impurity settle down। देखो जो soluble थी वो तो उसके अंदर सॉल्व हो गई, लेकिन जो इनसॉल्युबल थी जैसे कि ये एनोडिक मड जिसको बोलते हैं, इम्प्योरिटी ये वन टाइप ऑफ, लेकिन उसका नाम है एनोडिक मड। जब आपको एग्जाम में पूछे तो व्हाट इज एनोडिक मड, तो आप ऐसे लिखना है इम्प्योरिटी डिपोजिटेड बिलो द एनोड in the electrolyte refining electrolytic refining is called the anodic mud। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज एनोडिक मड, द इम्प्योरिटी विच इज डिपोजिटेड बिलो द एनोड in the electrolytic refining is known as anodic mud। यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो impurity settles down the bottom of the anode are known as anodic mud। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, राइज योर हैंड। ओके, तो ये हमने सीखा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो चीज इंपॉर्टेंट थी, रिफाइनिंग मेथड। रिफाइनिंग में दो अलग अलग टाइप की मेथड होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड बोले, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोले, दोनों एक ही चीज है, एक ही टाइप का टॉपिक है। ओके, अब कौन से टाइप के मेटल को इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग से अलग करना होता है, यानी कि उसको रिफाइन करते तो पहले तो महंगे और ऐसे जो एक दूसरे के साथ चिपक गए होते, जैसे कि कॉपर जिंक, और महंगे यानी कि सिल्वर गोल्ड, उसको हम ये मेथड से अलग करते, इस प्रोसेस चलती। देखो काफी बार क्या होता है पता है, जैसे कि समझ लो कि ये आपका एक यूटेंसिल है, अभी आपका कोई एक ऑर्नामेंट है, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, प्लोटिंग करना, जनरली इलेक्ट नहीं बोलते, गोल्ड प्लेटिंग बोलते जनरली उसको, गोल्ड प्लेटिंग। अब क्या करना है आपको, ये गोल्ड होता है ना, इसको ऐसे रख लो, ये दूसरी एक यूजेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस की। अब क्या होगा पता है, धीरे धीरे यहाँ से जो गोल्ड था ना, यहाँ जो गोल्ड था लेकिन कम है, यहाँ थोड़ा बाहर इसकी गोल्ड की क्वांटिटी कम होने की वजह से अंदर का शाइनिंग चला गया है। समझ लो ये जो है वो गोल्ड है, ये शाइनिंग चला गया है। अब क्या होगा पता है आपको, यहाँ से धीरे धीरे जो, सॉरी एक मिनट, यहाँ से धीरे 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 गोल्ड कम होता जाएगा, और वो सारा गोल्ड कहाँ चिपक जाएगा बच्चों, यहाँ से कम होते होते ये सारा गोल्ड यहाँ चिपक जाएगा। ओके, ये हो गया प्योर गोल्ड, और ये कम, ये जो यहाँ से गोल्ड था वो यहाँ चिपक गया, और ये प्योर यानी कि ऊपर गोल्ड का प्लॉटिंग चढ़ गया। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, बोलो क्लियर हुआ बच्चों सभी को। हमारा अब लास्ट टॉपिक और छोटा सा जो टॉपिक बचा है, दिस इज द कोरोजन। अब कोरोजन के बारे में तो कहाँ आपको नहीं पता होगा, सब कुछ पता है। देखो आपको पता है कोरोजन क्या है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। जब भी आप कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी चीज को हवा में खुला ओपन रखते हो, तो क्या होता है जनरली उसके ऊपर कुछ दूसरे कलर का कोटिंग हो जाता है, या उसके ऊपर से कलर निकल जाता है, या रस्टिंग हो जाता है, ऐसी जो चीज होती है उसको कोरोजन बोलते हैं। हमारे माइंड में कोरोजन यानी कि रस्टिंग, कीप इन माइंड, रस्टिंग एक कोरोजन का पार्ट है। कोरोजन डजंट मीन द ओनली रस्टिंग, जनरली रस्टिंग हो वो कोरोजन है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि कोरोजन के अंदर आपको रस्टिंग ही होगा। अलग अलग टाइप के कोरोजन होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स ओके बिकम द ब्लैक आफ्टर द टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। उसको हम हवा में ओपन रखो तो क्या हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद द सल्फर इन द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का क्या हो जाता है, कोटिंग चल जाता है। समझ में आ रहा है, एक मिनट हो बेटा। चलो आवाज आ रही है बच्चों। ओके, तो एक तो सिल्वर का पता चल गया, जिसको सिल्वर को ओपन रखोगे तो उसके ऊपर कौन सा सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। सिल्वर सल्फाइड जनरली अलग अलग कलर्स का होता है, जनरली ग्रीन जैसा ग्रीनेस शेडो बन जाता है जनरली सिल्वर के ऊपर, ब्लैक कलर का भी बन जाता है। दूसरा कॉपर, अब कॉपर में
कॉपर को हवा में ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे उसके ऊपर से मॉइस्चर लगना स्टार्ट हो जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है, सॉरी ग्रीन कलर का, क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। कॉपर के ऊपर कौन सा, कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड, याद रखना ये वैल्यू, सॉरी टर्म्स। अब आयरन की बारी, तो आयरन को ओपन रखोगे तो उसमें आपको पता है रेडिश कलर का यानी कि रस्टिंग लग जाता है, रेडिश कलर का, ओके, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस चढ़। ये सारे कोरोजन के पार्ट है। अब बोलोगे सर ये कोरोजन से नुकसान क्या हमारा, नुकसान ये है कि कोरोजन की वजह से आपका जो ओरिजिनल मेटल्स था वो मेटल नहीं रहेगा या तो कम हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे एक्चुअली जिसका आपका जो पर्पस है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि आप ऑर्नामेंट पहन रहे हो सिल्वर के, अब वो सिल्वर का कलर ही उड़ जाएगा, उसका शाइनिंग चला जाएगा, तो क्या काम का है, समझ में आ रहा है। जैसे कि आयरन है, आयरन क्या है, मजबूत होता है, अब आयरन में ऊपर कोटिंग की वजह से, रस्टिंग की वजह से आयरन जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, क्या काम का। तो ऐसे जो काफी सारे हमारे पर्पस होता है, जो मेन पर्पस जिसके लिए हम उसका यूज कर रहे हैं वो यूज ही नहीं रहेगा, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस, ओके। अब यहाँ एक एक्टिविटीज रखी हुई है कि कोरोजन किसकी वजह से होता है, कोई बोलता है वाटर की वजह से होता है, कोई बोलता है एयर की वजह से होता है। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, वाटर और एयर जब एक दूसरे को यानी कि दोनों कंबाइंड फॉर्म में जब मिलते हैं ना तब कोरोजन होता है। जैसे रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग के लिए यदि आपको पता नहीं होगा, लेकिन रस्टिंग का एक फॉर्मूला आया था, Fe आयरन के साथ साथ क्या क्या चीज, वाटर, ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइंड हो Fe2O3 इंटू 10H2O बनता है, ये है रस्ट। अब इसके लिए क्या जरूरी है, H2O यानी कि पानी, और क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, एयर। तो क्या कोई एक चीज यदि उसको ना मिले आयरन को, देखो आयरन का रस्टिंग होने से उस रस्टिंग होने के लिए वाटर यानी कि मॉइस्चर और हवा यानी कि ऑक्सीजन दोनों जरूरी है। दोनों में से यदि कोई एक ही चीज नहीं होगी ना तो ये रस्टिंग होगा नहीं। उसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखो ये आयरन नेल है, उसको पानी में रखा और एयर में रखा तो रस्टिंग हुआ, पूरा का पूरा पानी में रख दिया, अब एयर के साथ कांटेक्ट ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ऑयल रख दिया जिससे एयर के साथ कांटेक्ट ना हुआ, अब उसका रस्टिंग होगा नहीं। अब यहाँ ड्राई एयर में रखा, अब यहाँ ये एनोरियस कैल्शियम क्लोराइड यानी कि ड्राइंग एजेंट होते हैं, जनरली क्या करते हैं, अब कोई भी चीज होती है ना उसमें से मॉइस्चर को खींच लेते हैं, यानी कि पानी नहीं रखते, यानी कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ क्या है, खाली ऑक्सीजन है, तो रस्टिंग हुआ नहीं। यहाँ खाली पानी था, रस्टिंग हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पानी भी था और ऑक्सीजन भी था, यानी कि रस्टिंग हुआ। क्लियर बच्चों, रेज योर हैंड यदि पता चला हो तो। सो लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, प्रिवेंशन। अब चलो उसका क्या कर सकते हैं, तो काफी सारे मेथड है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको समझा दिए, जस्ट रिवीजन करा देते फटाफट से कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग ऑयल्स। ये रट्टा मार लेना यार बच्चों, याद रख लेना यार, वैसे भी याद रखे बिना भी आप कर सकते हो इजीली आराम से। क्या कर सकते हैं बच्चों रस्टिंग के लिए, पेंटिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। पेंट लगा दोगे तो क्या होगा, उस पार्टिकल यानी कि आयरन का हवा के साथ का कांटेक्ट ही लूज हो जाएगा, अब हवा ही नहीं मिलेगी, क्यों, उसके बीच में पेंट आ गया, पेंट जो है वो हवा को कांटेक्ट ही नहीं करने देगा। ऑयलिंग सिमिलरली यही चीज, ग्रीजिंग सिमिलरली यही चीज, गैल्वेनाइजिंग भी यही, गैल्वेनाइजिंग में क्या करते, कोई मेटल्स का लेयर चढ़ा देते, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ये सारी चीज ऐसी जिसको हम रोस्टिंग से बचा सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों, हेलो, है डाउट किसी को, चलो। दूसरा है गैल्वेनाइजिंग, क्या है, तो प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन और स्टील के ऊपर जिंक का जब लेयर लगा देते हो उसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। आपको अभी इसलिए पता चला होगा क्यों, जब देखो मारुति सुजुकी की कार और BMW मर्सिडीज के कार में क्या जमीन और आसमान का फर्क होता है, वो यही चीज होता है, उसका मेटल्स का फर्क होता है, काफी सारे मेटल्स में गैल्वेनाइजिंग किया होता है जिससे आप कहीं भी कुछ भी कितना भी प्रॉब्लम हो रस्टिंग नहीं लगता है, ओके। रस्टिंग इस नहीं लगता गैल्वेनाइजिंग करने से। दूसरा एलोइंग कर दो,
एलोइंग यानी कि कोई भी मेटल है, दो मेटल जो है ना उसको मिक्स कर दो, मेटल या नॉन मेटल या दो अलग अलग मेटल्स, उसको मिक्स कर दो और ऐसा बनाओ जो आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ समझ सकते हो आयरन है, तो आयरन जनरली मेटल में सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन आयरन प्योर नहीं होता है और आयरन वेरी सॉफ्ट नहीं होता। प्योर आयरन तो जनरली सॉफ्ट होता है, ओके। अब स्ट्रेच करोगे टूट जाएगा। बट इफ इट इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यदि उसके साथ कार्बन मिक्स कर दो तो हार्ड और स्ट्रांग बन जाए। देखो प्योर आयरन है ना, प्योर आयरन वो मेल्ट हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है बच्चों, इतना टफ नहीं होता प्योर आयरन। यदि उसके अंदर थोड़ा सा, कितना, अबाउट 0.05% इज नथिंग। पूरे 1 किलोग्राम के अंदर आपको 5 मिलीग्राम ही कार्बन डालना है, बहुत कम डालना है, लेकिन इतना कार्बन से उस मेटल्स की प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी जो आपको चाहिए। सिमिलरली आयरन है, उसके साथ निकल और क्रोमियम मिक्स करो तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है। अभी आयरन के साथ निकल और क्रोमियम मिक्स करने से जो स्टेनलेस स्टील मिला वो क्या होता है, हार्ड, टफ भी होता है, मजबूत भी होता है और रस्टिंग भी नहीं होता है। मीन्स व्हाट, आपको समझ लो कि आपको ऐसा मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें रस्टिंग भी ना हो और टफ भी हो। तो ऐसा करो, ऐसा मटेरियल जिसका रस्टिंग ना हो जैसे कि निकल, और ऐसा लो जिसको मजबूत हो जैसे कि आयरन, हार्ड हो आयरन। अब मुझे दोनों प्रॉपर्टी चाहिए तो दोनों को मिक्स कर दूंगा। अब ये जो नया बनेगा ना निकल और आयरन से, वो रस्ट भी नहीं होगा और हार्ड भी होगा। बोलो समझ में आया बच्चों सभी को? हेलो, वेरी गुड। Okay, if iron is mixed with some other substance, its property change. In fact, the property of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. यानी कि दूसरों के साथ मिक्स करने से हाँ उसकी प्रॉपर्टी जरूर चेंज हो जाती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मिलती है जो हमें चाहिए। लाइक एग्जाम्पल फॉर, आपको तीखा भी चाहिए और मीठा भी चाहिए, तो चटनी भी डाल दो और शुगर भी डाल दो, दोनों चीज मिल जाएगी आपको, तीखा और मीठा। समझ में आ रहा है? क्या जो चाहिए उसको मिक्स कर दो और ऐसा एक नया एलॉय बना दो, दैट इज कॉल्ड एलॉयज। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा। एलॉय यानी कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है बच्चों, ऐसा मिक्स हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर कौन कौन सी चीज डाली हुई है। वो अलग सा मेटल्स इनमें यानी कि सब्सटेंस बन जाएगा बच्चों। ओके, तो एलॉयज को कैसे बनाते हैं? तो मेटल नॉन मेटल को पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट के बाद उसको डिसोल्व कर देते हैं डेफिनेट प्रपोर्शंस के अंदर, बाद में ठंडा कर देते हैं रूम टेम्परेचर में, तो हो जाता है पूरा एलॉयज बन जाता है। तो हाउ इट इज एलॉयज मेड्स। बोलो कोई डाउट है बच्चों पूरे चैप्टर्स में? यदि किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लो, एक बार नजर घुमा लो कोई टॉपिक में, इन केस कुछ बचा हो तो आप बता सकते हो मुझे। ओके, चलो नाउ फटाफट से पूरा का पूरा, फटाफट से पूरा का पूरा रिकॉलिंग कर ले। यदि पूरे के पूरे चैप्टर्स का फटाफट से 2 मिनट ही लगेगी बच्चों, लीव मत होना, अटेंडेंस वापस होने वाली है। मैं खाली स्लाइड घुमाऊंगा, जस्ट आपको देख लेना है और पता चले। मैं पूरी स्लाइड का पीडीएफ फाइल अभी लेक्चर्स के बाद तुरंत भेज दूंगा, जिससे आपको रिविजन्स में अच्छा मिल रहेगा। जस्ट स्लाइड घुमा रहा हूँ, जस्ट आपको रिविजन्स कर लो, देख लो खाली। अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी थी ये सारी, जस्ट सब कुछ रिकॉलिंग हो जाएगा आपको अच्छे से। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये है। दूसरे लेक्चर्स में हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ के रिएक्शंस देखे, वाटर के साथ एसिड का रिएक्शंस, मेटल का नॉन मेटल के साथ, मेटल्स का मेटालिक ऑक्साइड के साथ। थर्ड लेक्चर्स के अंदर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के बारे में सीखे, उसके प्रॉपर्टी सीखी अलग अलग फॉर्म में। बाद में मेटलर्जी सीखे, मेटलर्जी के बाद कैसे उसको अलग करते वो प्रोसेस सीखी। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस जो आपको भले एग्जाम में नहीं काम आ सकती, ये 2-3 मेथड, लेकिन है इम्पोर्टेंट, तो वो आपने सिखाई मैंने। लो रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव मेटल्स जो आज हमने सीखे। कोरोजन सीखा और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते वो सीखा। और कोई डाउट किसी को?
ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते। इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर्स भी खत्म हुआ। स्कूल की एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा मेहनत करो और अच्छे रिजल्ट लाओ। ओके, ऐसी मेरी इच्छा है। गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको फायदा होगा बोर्ड के अंदर, इंटरनल मार्क्स के अंदर। बच्चों कॉपी करके नहीं लिखना है। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।